कहानी के स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन जूमिंग मर रही होती है। बट प्रॉब्लम ये था कि उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार उसे मारा किसने और उसे इस बात की सच्चाई जाननी थी। दैट्स वाई वो गॉड से एक और बार मौका मांगती है। वो अपने फ्लैशबैक में स्टोरी बता रही होती है कि जैसे ही वो इस घर में आई थी वैसे उसकी मॉम ने उसे कहा था अगर वो सरवाइव करना चाहती है तो उसे पागल होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। पिछले 10 सालों से वो मेंटल होने की एक्टिंग कर रही थी। उसकी शादी यानजी से करा दी जाती है। यानजी उसी की तरह रूथलेस इंसान था और वो क्रिपल्ड भी था। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से उसके खुद के जो कज़न भाई बहन थे वो लोग जूमिंग से बदला लेने के लिए शादी वाली रात ही उसे कुछ इंसान लोगों के साथ यानी कुछ लड़कों के साथ लव पोशन दे करके छोड़ देते। वो लोग उसके साथ इंटीमेट होते और इस वजह से जूमिंग को घर से बाहर निकाल दिया जाता। आफ्टर दैट उसे किसने मारा ये बात उसे पता नहीं चलता। ये कहानी का मेन थीम था अब तक। तो यहाँ पर जूमिंग रीबर्थ लेकर के आ जाती है उस समय जब शादी वाली रात यहाँ पर जूमिंग के साथ वो सब कुछ हो रहा था। जैसे उसे होश आता वो सारे लड़कों की पिटाई लगा के वहाँ से निकल जाती है, ये सोचते हुए कि भले ही उसे किसी के साथ इंटीमेट होना है लेकिन वो डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ इंटीमेट होना है। बाहर निकलती है तो वो अपने हस्बैंड यानजी से मिलती है, लेकिन यहाँ पर यानजी मास्क में नहीं था और वो अपने पैरों पर खड़ा भी था। दैट्स वे जूमिंग उसे पहचान नहीं पाती है। वो उसे काफ़ी हॉट दिखता है। वो सोचती है कि ये बंदा परफेक्ट रहेगा, लेकिन यानजी तो जूमिंग को देख के पहचान जाता है कि उसकी वाइफ है। वो ये सोच रहा था कि जूमिंग तो इस तरीके से मेंटली इल थी तो फिर वो नॉर्मल कैसे हो सकती है। वो भी समझ जाता है कि वो भी मेंटली इल होने की एक्टिंग ही कर रही है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। यानजी जानता था कि जूमी को किसी ने लव पोशन दिया है। पिछले जन्म में यानजी और जिमी का कोई कनेक्शन नहीं हो पाया था। वो जितने टाइम भी रही थी यानजी के साथ उतने टाइम उसने मेंटली इल होने की ही एक्टिंग की थी। यानजी भी इस तरीके से क्रिपल्ड होने की एक्टिंग एक रीजन से कर रहा है। रोमांस करने के बाद जूमिंग वहाँ से चली जाती है और यानजी अब जूमी के पीछे पड़ने वाला था। दूसरी तरफ जब जूमिंग घर जा रही है तो देखती है उसकी कज़न ब्रदर और यानजी के कज़न ब्रदर दोनों फैमिली वाले जूमिंग की ये बुराई कर रहे हैं और उसके बारे में बुरा भला कहते हुए ग्रैंडमदर को कह रहे हैं कि मैंने कल जूमिंग को किसी लड़के के साथ देखा था और वो एक लड़के नहीं थे, वो बहुत सारे थे। जूमिंग के पास तो खुद का दिमाग है नहीं, हमने गलत लड़की को चूज कर लिया यानजी से शादी करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर जूमिंग आ जाती है। आते ही वो अपनी कज़न सिस्टर को खींच के थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मुझे पता है कि कल रात पार्टी में तुमने और मेरे खुद के भाई ने मिल करके क्या किया। अब अगर उसे नहीं चाहती हो कि मैं प्रूफ के साथ एक्सपोज करूँ तो मुँह बंद रखो और दोबारा ऐसा करने की गलती मत करना। सबको यहाँ पर पता चल जाता है कि जूमिंग अब मेंटली इल नहीं है, वो ठीक हो चुकी है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि चलो ठीक है, जूमिंग की मॉम कहीं गायब हो गई है तो उनकी प्रॉपर्टी तो उसके अंकल लोग छीन लिए हैं। अब यहाँ पर जूमिंग भी मेंटली इल है तो लोग आसानी से उसकी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जूमिंग जब ठीक हो चुकी है तो फिर चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं। जो भी यहाँ पर यानजी की फैमिली में उसे बुली करने का कोशिश कर रहा था वो उन्हें थप्पड़ मारती है। यानजी यहाँ पर आता है और वो जूमिंग को प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ की अभी कल ही शादी हुई है, आज उसका ससुराल में पहला दिन है और तुम लोग उसे बुली कर रहे हो। यानजी के आते ही सब यहाँ पर जूमिंग की बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जूमिंग को बुली नहीं कर रहे। एक्चुअल में जूमिंग ने तुम्हें धोखा दिया और वो कल रात किसी और लड़कों के साथ थी। जूमिंग उनसे कहती है मेरे खुद के भाई बहन ने मुझे लव पोशन दिया था, वो तो थैंकफुली मैंने खुद को संभाला और उन लोगों के साथ से मैं बच करके वहाँ से निकल गई। अब वो खुद यानजी के साथ थी तो यानजी उसकी बातों का ट्रस्ट करता है। फैमिली के सामने जब वो दोनों रात में कमरे में होते हैं तो जूमिंग उसे कहती है कि चलो एक डील करते हैं, मुझे तुम्हारे पावर की ज़रूरत है और तुम्हें एक रियल वाइफ बन करके एक्टिंग करने वाली लड़की की। ना तो मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूँगी और ना ही तुम, और जिस दिन मेरा काम निकल जाएगा उस दिन मैं डिवोर्स लेकर के तुमसे अलग हो जाऊँगी। यानजी मान जाता है। यानजी की ग्रैंड मदर इधर आने लगती है देखने के लिए कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं या नहीं। तो जूमी ने यहाँ पर यानजी के ऊपर बैठ करके जान बूझ करके बेड से साउंड निकालने की एक्टिंग करती है। ग्रैंड मदर को ऐसा लगने लगता है कि सच में वो दोनों रोमांस कर रहे थे। वो खुश होकर के वहाँ से चली जाती है। अगली मॉर्निंग पूरे ऐसे मेंशन में बात फैल जाती है कि यानजी भरी व्हील चेयर पर है बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वो कल पूरी रात में 7 टाइम्स जूमिन के साथ रोमांस किया है। जूमिन उसे कहती है मैंने तुम्हारा रेपुटेशन बनाया है तो थोड़े पैसे नहीं दोगे। यानजी उसे कहता है नहीं, वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। जूमिन कहते कैसा कंजूस पति है यार, खैर छोड़ो, इसके पावर से ही काम चला लेते हैं।
वो यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, ग्रैंडफादर ने मेरे लिए बहुत सारी डाउरी छोड़ी और मैं जा रही हूँ उनका इस्तेमाल करने के लिए। वो यहाँ जी के 2 गार्ड्स को अपने साथ लेकर के जाती है, बहुत सारी चीज़ें खरीदती है, एक मस्त स्पोर्ट्स कार खरीदती है, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी ज्वेलरीज बाई करके वो घर लौटती है, जहाँ पर कि सारे देख रहे थे कि वाओ ये एक बार में इतनी सारी शॉपिंग करके ऐसे लौट रही है। घर आती है तो यांजी की कजिन सिस्टर यहाँ पर जुमिन का इंसल्ट करते हुए कहती है कि गांव से आई हुई लड़की मेरे भाई के पैसे उड़ा रही है। जुमिन उसे क्लियर करती है, पहली बात कि मैं तुम्हारे भाई के पैसे नहीं उड़ा रही, और दूसरी बात अगर उड़ा भी रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, वो मेरा लीगल हस्बैंड है, और अगर मैं उसके पैसे नहीं उड़ाऊँगी तो कौन नहीं उड़ाएगा, तुम लोग तो उसके भाई बहन होने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम लोग उसके साथ क्या बिहेवियर करते हो। अब यहाँ पर जब ये बात उसकी बहन सुनती है तो उससे ऐसा लगने लगता है कि आखिरकार इस लड़की को इतना सब कुछ हमारे घर के अंदर के बारे में कैसे पता। उसकी मॉम यहाँ पर आती है, वो दोनों मिल करके जुमिन को बुली करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर यांजी आ जाता है। यांजी के आते ही वो लोग जुमिन की बुराई करने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर ये मेरी वाइफ मेरे पैसे खर्च कर भी रही है तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। जुमिन यांजी से कहती है तो कल वाले डील को मैं पक्का समझूँ, मैं इसी तरीके से कभी कभी क्रेजी बिहेव किया करूँगी और बदले में तुम्हें मेरे मैटर को संभालना होगा। यांजी उसकी डील मान जाता है। कहीं ना कहीं वो जुमिन को पसंद करने लगा था उस रात के बाद। आफ्टर दैट हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जुमिन अपने कमरे में बैठ करके कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ पर यांजी जुमिन से मिलने के लिए आता है। वो अपना नाम उसे लूजी बताता है। जुमिन उसे कहती है तुम ज़रूर इसी फैमिली से बिलोंग करते हो, इसी वजह से इतनी आसानी से घर में आ जा सकते हो। तो यांजी उसे अपना नाम लूजी बताते हुए कहता है कि मैं एक्चुअल में यांजी का सीक्रेट बॉडीगार्ड हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता हूँ और उन्होंने मुझे तुम पर नज़र रखने के लिए बोला है। जुमिन हंसते हुए कहती है क्या बॉडी गार्डिंग कर रहे हो तुम। खैर वो रात तो हमारे बीच जो था वो बस एक मिस्टेक था, मुझे लव पोशन दिया गया था एंड मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तो उस रात को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। यांजी उसे कहता है ऐसा कैसे, वो रात मेरा फोर्स नाइट था और मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। जुमिन हंसते हुए कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं यांजी की वाइफ हूँ, तो फिर तुम मुझसे पंगा ना ही लो तो बेहतर होगा। लेकिन लुजू उसे कहता है वैसे भी तो यांजी तुम्हें ये वाइफ का हैप्पीनेस तो दे नहीं रहा था, तुम मुझसे काम चलाओ। लेकिन जुमिन ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट फिर सोचती है कि ये बात बाहर तो जाने नहीं वाली और वो यांजी दोनों सिर्फ एक कॉर्पोरेट रिलेशनशिप में ही है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। वो लूजी को अपना ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि उस रात के लिए कंपनसेशन था। तो यहाँ पर जुमिन को किस करने लगता है। तभी उसकी ग्रैंड मदर इधर आने लगती है तो जुमिन यांजी को वॉशरूम में लेकर के चली जाती है ताकि वो उसे देख ना पाए। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, हम जल्दी ही वापस से मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं अब यांजी का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, तो मेरा इस घर में आना जाना होते रहेगा। दोनों घर के वॉशरूम में एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। जुमिन यहाँ पर लूजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि यांजी आता होगा। अब वो भी यहाँ थोड़ा लूजी में इंटरेस्ट लेने लगती है। हालांकि उसे इस सच्चाई के बारे में पिछले जन्म में भी पता नहीं चल पाया था कि यांजी एक्चुअल में ठीक है। वो यहाँ पर डाउट करने लगती है कि यांजी ही है, क्योंकि दोनों की कद काठी बिल्कुल सेम लगती है। वो यांजी को बहाने से ढूंढते हुए उसके स्टडी रूम में जाती है, लेकिन यांजी यहाँ पर बैठा हुआ था। वो उससे बात करने के बहाने उसके पास जाती है और वहाँ पर उसका मास्क खोल देती है। मास्क खोलती है, उसके फेस पर मार्क था। यांजी उसे कहता है देख लिया मेरा बदसूरत शकल। जुमिन उसे वापस से मास्क पहनाते हुए कहते हैं आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, एक्चुअल में मैं क्यूरियस थी देखने के लिए कि तुम दिखते कैसे हो। यांजी समझ जाता है कि उसे डाउट हो रहा है कि वही लूजी है। जुबिन उसे कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। वो उसे कहती है कभी भी मेरी ज़रूरत हो बता देना, मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ। बेस्ट सी बात है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा ही खड़े रहूँगी, और अब तो हम दोनों पार्टनर भी हैं। मुझे मेरी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जितना परेशान होंगे उतना ही सुकून मुझे मिलेगा। इनफैक्ट उन्हीं को परेशान करने के लिए तो मैं यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने के लिए तुमसे शादी की थी। वो उसे सब कुछ क्लियरली बता देती है, तो यांजी भी इम्प्रेस हो जाता है कि जुमिन कुछ भी छुपा नहीं रही है, लेकिन वो खुद की ही आइडेंटिटी से अब जेलस फील कर रहा था, यानी लूजी से। अगली मॉर्निंग जुमिन जगती है तो उसे उसके फादर का कॉल आता है। वो काफ़ी गुस्से में उससे घर आने के लिए कहते हैं। जुमिन यांजी के पास जाती है और कहती है कि एक्चुअल में आज मुझे मेरे घर जाना है, मेरे फादर ने बुलाया है, मुझे तुम्हारे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो तुम्हारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड है उसे आज के लिए मुझे दे देना। यांजी बंदे को कॉल करता है।
फ़ोन पे बात करके रखता है। फिर जुमिन को कहता है बॉडीगार्ड आधे घंटे में तुम्हें घर के बाहर मिल जाएगा। जुमिन खुश होकर रेडियो के घर से बाहर निकलती है तो सामने वो लूजी को देखती है। उसे देखते हुए कहती ओह तो तुम सच में यान जी के बॉडीगार्ड हो। उससे कहता और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। आई होप कि मैं तुम्हें दिन और रात दोनों बहुत ही अच्छे से सर्व करूँ। ये कहते हुए वह जुमिन को घर लेकर के जाता है जहाँ पर उसके फादर उसे गुस्सा कर रहे थे कि वह यान जी को मनाए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। जुमिन हंसते हुए कहती पहली बात कि मेरा ये पेपर पढ़ लो, मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरी बात, जैसा कि तुम्हें पता चल गया कि अब मैंने यान जी से शादी कर लिया तो शर्त के हिसाब से अब ग्रैंडफादर ने जितने मुझे मेरे प्रॉपर्टी मेरे नाम किए थे वो सब कुछ मुझे चाहिए। 3 दिन दे रही हूँ तुम्हें, अगर 3 दिनों में तुमने मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं लौटाई तो मैं ये कंप्लेन यान जी से कर दूँगी। और अभी जिस प्रॉपर्टी पे तुम लोग राज करने का सोच रहे हो वो तो तुम्हें नहीं मिलेगी, और जो तुम्हारी बची कुची प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हें अपने हाथ से गंवाना पड़ेगा। और हाँ, थोड़ी अपनी दूसरी वाइफ और अपनी बेटी को संभाल करके रखा करो। पिछली पार्टी में उसने मुझे जो बोले किया था उस चीज़ का बदला तो मैं अभी यान जी को बता करके लेने ही वाली हूँ। लोजी वहाँ पर जुमिन को प्रोटेक्ट कर रहा था। ग्रैंड मदर आकर के जुमिन को ही पनिशमेंट दे रही होती है। उसे याद आता है पिछले जन्म में वो तो उसे ढंग से खाने भी नहीं देती थी। जुमिन अब पागल बनने की एक्टिंग नहीं करने का डिसाइड की थी तो वो सबको एक एक करके सबक सिखाती है। ग्रैंड मदर को कहती है कि बेहतर होगा कि आप मुझसे ना ही लगो, आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपको कुछ बोल नहीं रही, लेकिन अगर मुझे उंगली करोगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है 3 दिनों का वक्त दे करके। अब वो लोग सोचने लग जाते हैं कि अगर जुमिन को हम प्रॉपर्टी दे देंगे तो फिर हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। जुमिन तो अपने हक की लड़ाई लड़ रही होती है और यान जी की वजह से कोई उसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। सबको इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसे जुमिन से शादी यान जी की नहीं करानी चाहिए थी। ये लड़की तो उनके हाथ से निकलती ही जा रही है। उन्हें लगा था कि ये फूल है, जो ये कहेंगे वो ये करेगी और जुमिन की यान जी की फैमिली भी आँख बंद करके उनकी बात मानेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। जब वो लोग घर लौट रहे होते तो लूजी जुमिन को प्यार से किस करते हुए कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता मेरे साथ, तुम ऐसे फ्लर्ट करते रहती हो। जुमिन उसे कहती है जब तुम्हें डर नहीं है तो मुझे क्या सोचना, और वैसे भी तुम अपने बॉस के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से जानते हो। किसिंग विसिंग करने के बाद वो लोग घर लौट रहे होते हैं। यानजी जुमिन से पूछता है अगर यानजी ने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो तुम इस घर में आके क्या करती। जुमिन कहती है मेरे पास इसका प्लान बी था। घर जाने पर जानजी की आंटी कुछ कहना चाह रही थी। जुमिन खाते खाते उनके भी मुंह में एक छोटा सा फ्रूट डाल देती हैं तो वो गलती से उनके गले में अटक जाता है, जिस वजह से कि उन्हें हॉस्पिटल ही भेजना पड़ता है। जुमिन ने वैसे ऐसा जानबूझ करके नहीं किया था, लेकिन यानजी की फैमिली जुमिन को पनिशमेंट देने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती, लेकिन यानजी जुमिन को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है उसने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया। ग्रैंड मदर जुमिन को समझाती है कि वो ऐसे वियर्ड बिहेवियर मत करते रहे। जुमिन उसे कहती है शायद वो प्रेग्नेंट है ना, इस वजह से उसे ऐसा वियर्ड फीलिंग आते रहता है। वो लोग ये बात सुन करके खुश होने लगते हैं कि क्या सच में जुमिन यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकती है। सबको वैसे भी पता तो था ही कि यानजी तो एक रात में 7 बार यहाँ पे रोमांस करने वाला बंदा है। ग्रैंड मदर उसके हेल्थ का ख्याल रखने के लिए एनर्जी वाला सूप भी भिजवाती है। रात में यहाँ पर जुमिन यानजी से बात करने जाती है और कहती है कि वो उसके सेकंड कंपनी की सीईओ बनना चाहती है। यानजी से कहता है कि नहीं, उसके लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट तो मेरा बॉडीगार्ड लूजी ही है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बना सकता हूँ। जुमिन सोचती है कि ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी भी बन करके वह यानजी का पावर का इस्तेमाल कर पाएगी। उससे बस यानजी का पावर चाहिए था अपनी फैमिली से वो प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो वो बात मान जाती है। हालांकि ये जुमिन के लिए काफ़ी ऑकवर्ड था क्योंकि यहाँ पर लूजी को वो कैसे फेस करेगी। उसके साथ अफेयर चल रहा है और यानजी मन ही मन हंस रहा होता है कि बेटा अब तो तुम डे बाय डे मेरी ही जाल में फंसते जा रही हो। लेकिन अब उसे खुद की आइडेंटिटी से जेलस होने लगा था। जुमिन उससे ज़्यादा अब लूजी को भाव दे रही थी और वो इंटीमेट भी उसी के साथ हुआ करती है। जुमिन को बार बार इस बात का डाउट होता कि यानजी और लूजी दोनों ही सेम हैं, लेकिन उसे यानजी की असली आइडेंटिटी पे तरस भी आता था क्योंकि वो देख रही है कि वो भी उसी की तरह अपने घर में इतना सफ़र कर रहा है। अगले दिन वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। यानजी से कहता है कि तुम हमेशा ही इतने गुस्से में क्यों रहती हो। जुमिन उसे कहती है मेरी मॉम गायब है, कहाँ है पता नहीं, उन्हें गायब करने वाले शायद मेरी फैमिली ही है। मेरी मॉम की वजह से मुझे पिछले 10 सालों से पागल बन के रहना पड़ा, क्या ये काफ़ी नहीं है गुस्सा रहने के लिए। यानजी कुछ नहीं कहता। अगले दिन जुमिन लूजी के सेकेंड ऑफिस पहुंचती है जहां पर कि उसकी बहन उसका मजाक उड़ा रही होती है कि तुम तो कोई इस कंपनी के सीईओ नहीं है, बड़ा डैड को कह रही थी। जुमिन उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है जब सच नहीं जानती हो तो बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, चलो फुटो यहाँ से।
ऐसा कहते हुए उसे जाने के लिए कहती है। फिर जब वो मीटिंग रूम में जाती है तो देखती है यांजी की पूरी फैमिली और जोमिन की भी फैमिली यहाँ पर ऐसे डोरे डाली हुई है जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खी बैठी हुई हो। अब उसे याद आता है कि इन्हीं में से कोई एक उसका मर्डरर हो सकता है, लेकिन कौन, बस वही उसे पता लगाना था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उस मर्डर में के बारे में कुछ भी नहीं जान पा रही है। वो लोग ज़मीन को भाव नहीं दे रहे होते हैं। तभी लूजी यहाँ पर आता है और सबको बताता है कि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यान जी का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और जोमिन उनकी वाइफ है, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि आज से मैं ये कंपनी संभालने वाला हूँ और जोमिन मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। तो जो भी कहेगी वही होने वाला है। और रही बात इस मीटिंग की, तो आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं, तो आपको इस मीटिंग में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा कह के वो उन्हें उस मीटिंग से निकाल देता। अब एक्चुअल में ये बात फैक्ट था कि उनके पास शेयर्स नहीं थे, तो वो लोग यहाँ पर नहीं रह सकते थे, उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता। उनके जाने के बाद जूमिंग लूजी को थैंक्स बोलती है उसका आज हेल्प करने के लिए, लेकिन उसे सिर्फ मुँह से थैंक्स नहीं चाहिए था। वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता और कहता है कि मुझे तो ये वाला तुमसे रोमांस चाहिए था, जो कि फाइनली मैंने तुमसे ले लिया। जोमिन यहाँ पर जानबूझ करके लूजी के नेक पे लव बाइट देती है। घर जाती है वो, तो यहाँ पर इस तरीके से टैंग नाम की एक गर्ल आई हुई थी जो कि यांजी को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। जोमिन को वो बुली कर रही थी, उसको इंसल्ट कर रही थी। सारी फैमिली यहाँ पर जमा हो जाती है। जोमिन कहती ठीक है, तुम यांजी के साथ डेट पर जा सकती हो, नो इशूज़। एक काम करो, तुम ना हर डेट पर जाने के लिए मुझे 1.5 मिलियन दे दिया करो, तुम तो इतनी अमीर हो, तुम्हें तो पॉकेट मनी कितना मिला करता होगा। तो वो लड़की तुरंत ही तैयार हो जाती है, सोचने लगती है कि जैसा उसने जोमिन को सोचा था वो उससे बिल्कुल अलग निकली। वो तो काफ़ी स्मार्ट है। यांजी इन बातों को सुन रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की मुझे 1.5 मिलियन में बेच रही है। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में जोमिन सच में उसे 1.5 मिलियन में बेच करके पैसे कमाने की एक्टिंग कर रही है। टैंग भी खुश। जोमिन यांजी के लिए कोई फील नहीं करती थी, तो उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि यांजी एक्चुअल में किसी और के साथ है या नहीं। और यहाँ पर उसकी फैमिली भी जोमिन को एज यूजुअल वियर्ड ही समझ रही होती है। उससे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हालांकि यांजी को बिल्कुल ऐसा मन नहीं था, लेकिन जब जोमिन ने टैंग को यहाँ पर प्रॉमिस कर दिया है, तो 1.5 मिलियन भी ले लिया है, तो एक बार तो उसे टैंग के साथ डेट पर जाना ही पड़ेगा। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेमेंट लिया करती थी, यांजी से बात करने के लिए, उसके साथ बाहर जाके खाना खाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। हालांकि वह इस बात से जुबिन से थोड़ा गुस्सा था। वो कमरे में जा कर के फ्रेशन अप हो रहा होता है और वह सोचता है कि क्या वो सच में मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती है, कहीं वो सच में लूजी से तो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते जा रही है। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी अपनी ही आइडेंटिटी से जेलस फील होने वाला है। फिर वो लूजी बन के जूमिन से मिलने के लिए उसके कमरे में चले जाता है। वो दोनों ही वहाँ पे रोमांस करते हैं। जुमिन उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटी पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे आते जाते रहोगे, अगर यांजी को डाउट हो गया तो। लूजी उसे कहता है कि कभी उसे डाउट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट डे वो जानबूझ करके यांजी के नेक पे लव बर्ड चेक करने के लिए जाती है। वहाँ पर उसने हैंडी प्लास लगा लिया था, जिस वजह से कि जुमिन को नहीं पता चल पाता है। पूछने पर वो बहाना कर देता है कि एक्चुअल में उसके नेक पर चोट लग गया है। लेकिन जुमिन का डाउट तो बढ़ ही रहा था कि यांजी और लूजी कहीं दोनों सेम ही तो नहीं है। वो लोग बाहर फैमिली वालों से मिलने के लिए जाते हैं। फाइनली जो कुछ दिनों पहले वो कंपनी में मिली थी, वो सारी फैमिली वाले यहाँ आ जाते हैं। यांजी का जो ये भाई था ना, वो पिछले जन्म में भी जुमी को ऐसे बुले कर रहा था कि तुम ऐसी पागल लड़की हो, यांजी के लिए बिल्कुल सही हो। इस बार भी वो जुमिन का इंसल्ट कर रहा होता है, तो जुमिन खींच के उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैं पागल हूँ, तो फिर मुझसे तुम बहस ही क्यों करते हो। वो जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो जुमिन एक्टिंग कर देती है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। अब ये बात देख करके सारे शॉक हो जाते हैं। उनके साथ उनका डॉक्टर भी आया हुआ था और वो डॉक्टर यहाँ पर चेकअप करके बताता है कि एक्चुअल में जुमिन प्रेग्नेंट है। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। किसी को इस बात के बारे में सच में भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि सच में जुमिन प्रेग्नेंट है। घर जाकर के यांची जुमिन से पूछता है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है। वो हंसते हुए कहती है, अरे नहीं बाबा, मैं कहाँ से ही प्रेग्नेंट हो सकती है, वो तो मैंने सिर्फ कुछ ऐसा खाना वाना खाया था जिससे कि डॉक्टर को लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो एक्टिंग कर रही थी। मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता चला, वो लोग कितनी बुरी है। मुझे समझ में आया कि तुम इतने ज़्यादा रूथलेस क्यों हो गए उनके साथ रह करके। यांजी को लगता है जुमिन को उस पर तरस आ रहा है। वो कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना है पास, और तुम
चलोगे तो बेहतर होगा। यानजी जुमिन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर घर पर इन्हें पता चलता है कि ज़मीन प्रेग्नेंट है। वो लोग ये बात सुन के शौक हो जाते हैं। वो लोग कहाँ जुमिन को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे थे और जुमिन यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाएगी तो और ज़्यादा ही मुश्किल उनके लिए बढ़ जाएगा। लेकिन तब तक जुमिन यहाँ पर यानजी को लेकर के घर पहुँच जाती है। वो लोग यानजी को आया हुआ देख करके कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फैमिली वाले पूछते हैं कि आज यहाँ आना कैसा हुआ, तो जुमिन उसे कहती है, मैंने तुम दोनों को 4 दिन पहले 3 दिन का टाइम दिया था कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर के सारे दिए हुए राइट्स चाहिए। अब तक मेरे तक कॉन्ट्रैक्ट पहुँचा कैसे नहीं। उसके अंकल बहाना कर देते हैं कि मैं भूल गया था। यानजी से कहता, कोई नहीं अंकल, मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया हूँ, इस पर साइन कर दो बस। अब जुमिन यानजी को यहाँ लेकर के आई हुई थी तो इस मजबूरी में उस अंकल को उस पर साइन करना पड़ता है। जितना कि उसकी मॉम ने जुमिन के लिए छोड़ा था वो सब कुछ जुमिन को मिलता है। जो ग्रैंडफादर ने जुमिन के लिए छोड़ा था वो भी जुमिन को मिलता है। और इतना ही नहीं, उसकी मॉम को भी अपने ये में से कुछ बिथोरल गिफ्ट्स उसे शादी के तौर पर जुमिन को देने पड़ते हैं। अब जुमिन को आज तो बहुत सारे वाले गिफ्ट्स मिल गए थे। यहाँ पर फाइनली जुमिन ने अपनी फैमिली से सारा रिश्ता नाता तोड़ लिया था, ये सोचते हुए कि उन्हें जो कुछ चाहिए था उस फैमिली से उसने तो वो ले ही लिया। इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह ले करके वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि उसकी बहन वगैरह सोच रही होती है कि सच में पागल हो गई है क्या, वापस से इतने सारे गिफ्ट वगैरह कहाँ से लेके आ रही हैं। जुमिन मस्त बेड पर अपने गिफ्ट बिछा के सोई हुई थी और सोच रही थी कि कभी कभी ऐसे क्रेजी होना अच्छी बात होती है। अगली मॉर्निंग देखती है कि घर पर तो कोई नहीं है। यहाँ पर उसे काफ़ी अजीब सा फील होता है। उसके दिमाग में ये बात दौड़ रहा होता है कि कहीं यानजी और लूजी सच में दोनों सेम तो नहीं है, क्योंकि दोनों कभी एक साथ आए नहीं हैं। वो यानजी से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि वो चाहती है कि कल वो उसके साथ कंपनी चलें। यानजी जाने के लिए ओके कह देता है, कहता है कि वो कंपनी आ जाएगा। अब जुमिन उन दोनों की सच्चाई पता लगाना चाह रही थी, ये बात यानजी को पता चल जाता है। दूसरी तरफ ये सारे फैमिली वाले बैठ करके आपस में प्लान कर रहे थे, जिनमें से ये दोनों सबसे आगे थे कंपनी में फ्रॉड करने में, कंपनी का पैसा इधर उधर करने में। जुमिन को इस बात का डाउट था, वो उन दोनों पर थोड़ा ज़्यादा ही नज़र रखने लगती है। फिर वो लूजी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है, जहाँ पर कि वो लूजी से बोलने वाली थी कि वो यानजी के इन दोनों भाई बहनों को कंपनी से निकाल दे क्योंकि वो दोनों फ्रॉड कर रहे हैं। इस बात पर लूजी उसे कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मुझे पहले से ही पता और मैंने उनके खिलाफ सबूत जमा कर लिए हैं। वैसे तो जुमिन को खुश होना चाहिए, लेकिन वो लूजी को कहती है कि वो बिना कुछ पूछे दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इधर हम लोग देखते हैं कि उन दोनों भाई बहनों को ये लोग रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, किस तरीके से कंपनी के पैसे को वो लोग पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें जब कंपनी से निकाला जा रहा था तो वो लोग निकलने से मना कर रहे होते हैं। जुमिन उसे कहती है, जैसे तुम्हें पता है कि यानजी का पर्सनल बॉडीगार्ड लूजी इन चीज़ों को संभाल रहा और उसका ऑर्डर है तो तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। ये कहते हुए जुमिन और लूजी दोनों कंपनी में वापस जाते हैं, जहाँ पर कि अब यानजी के आने का वक्त हो रहा था। लूजी वैसे तो दोनों को साथ में देखना चाह रही थी, लेकिन उस समय वो लूजी के साथ रोमांस कर रही थी और उसने यानजी को बोला नहीं था कि वो कंपनी गई हुई है। इसी वजह से वो यहाँ पर उसके सामने नहीं आ सकती थी, तो वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। घर वालों को भी ये बात पता चलता है कि लूजी ने इस तरीके से दोनों भाई बहनों को जॉब से निकाल दिया, तो घर में पूरा तमाशा हो रहा था। उसका जो ये अंकल था ना चश्मा वाला, वो कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहा होता है, लेकिन यानजी यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेता है और जुमिन को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि ये प्रेग्नेंट है मेरे बच्चों के साथ और जो ये कह रही है वही होगा। अगर आप लोग बेबी चाहते हैं तो फैमिली वालों को जब ये बात कंफर्म होता है कि जुमिन एक्चुअल में प्रेग्नेंट है तो वो अब उन्हें हर्ट करने का प्लान कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ, कभी खाने में कुछ मिला के, कभी ऐसे हर्ट करने का, क्योंकि अगर सच में यहाँ पे यानजी का बेबी बॉर्न हो गया तो फिर सारी कंपनी की प्रॉपर्टी तो उसे मिल जाएगी। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर उसे हर्ट करने के लिए सोच रहे होते हैं। और इधर जुमिन भी ऐसे बेबी अबॉर्ट होने की एक्टिंग कर देती है, क्योंकि वो रियल में कोई बेबी तो था नहीं। सारा ब्लेम यहाँ पर यानजी की बहन पर चल जाता है, यानी कज़न सिस्टर पर। वो पागलों की तरह बिहेव करते हुए यानजी के सारे फैमिली मेम्बर की पिटाई लगा रही होती है, कहते हुए आप लोगों ने जानबूझ करके मेरे बेबी को हर्ट किया है। यानजी भी यहाँ पर आकर के जुमिन का सपोर्ट करते हुए कहता है कि आप लोगों ने मेरी बीवी बच्चों को ऐसे हर्ट किया है। अब वो लोग यहाँ पर कहने लगते कि नहीं नहीं, भला हम अपने आगे के वंश को क्यों ही हर्ट करना चाहेंगे। यानजी की कज़न सिस्टर को अच्छा खासा पनिशमेंट लगता है, क्योंकि भले वो यहाँ पर बलि का बकरा बनी थी,
लेकिन यहाँ पर जोमिन क्या मस्त एक्टिंग करती है। अगले दिन भी वो सैड बैठी हुई थी। यांजी की ग्रैंड मदर आ करके उससे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देती है और कहती डोंट वरी बेटा, बच्चा ही तो है, वापस से कंसीव हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी ले करके तो जोमिन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अफसोस कि वो अपनी खुशी ग्रैंड मदर के सामने नहीं दिखा सकती थी, वरना उसे लगता कि वो पैसों के लिए इतना ज़्यादा खुश हो रही है। कुछ गोल्ड बार्स भी उसे मिले हुए थे। जोमिन सोचती है कि ये प्लान सही था अब, लेकिन यांजी से शायद अलग होने का वक्त आ गया है। रात में जब वो अपने कमरे में जाती है तो वो लूची से मिलती है। वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। इनका रोमांस तो कंटिन्यू ही रहता है, लेकिन अब झूमिन यांजी के लिए थोड़ा सा बुरा फील करने लगती है। अगले कुछ दिनों तक बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर जुमिन को ऐसे 1.5 मिलियन ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। इस वजह से यांजी को उनके साथ डेट पर जाना पड़ रहा था। वो तो इरिटेट ही हो रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जुमिन इस तरीके से उनसे पैसे ले रही होती तो कभी उनके साथ उन्हें खाना खाने, तो कभी ऐसे पियानो डेट पर उसे जाना पड़ता था। एक हफ्ते तक वो इरिटेट होकर के जुमिन से कहता है कि पता है कि वो लड़कियाँ मेरे साथ क्या कर रही हैं, उनमें से तो कई सीधे मेरे सामने न्यूड होकर के आ जाती हैं और मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। क्या सच में इतने लॉयल लोग होते हैं आज के टाइम में? मुझे तो नहीं लगता, ये तो बस एक ड्रामा ही है। यहाँ पर जमीन कहती है कि सच में तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। यहाँ पर यांजी का ये सीक्रेट वो खुद ही रिवील कर देता है और ज़मीन उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया। यांजी उसे कहता है पिछले 15 सालों से मैं क्रिपल्ड और वीक होने की एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि अपने फैमिली वालों को सबक सिखा सकूँ। ज़मीन उसे वापस से मास्क पहनाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है, ये कहते हुए कि हफ्ते में 8 लड़कियों के मज़े लेने का हक केवल तुम्हें ही तो नहीं ना है, मुझे भी तो थोड़ा पार्टनर चेंज चाहिए ना। वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फाइनली कल पार्टी में जाते हैं। फैमिली पार्टी इस वजह से हो रही थी क्योंकि कंपनी का सीईओ चूज़ किया जाना था। ग्रैंडफादर अब रिटर्न हो रहे थे। घर के सारे मेंबर यहाँ पर जमा थे और सब खुद को कंपनी के सीईओ का असली दावेदार बता रहे होते हैं, बट सबको डाउट था कि वो यांजी को ही चूज करने वाले थे। ऐसे ही जब ग्रैंडफादर करने वाले थे सब तमाशा मचाने लगते हैं। ज़ूमिन एक एक करके सबकी पोल खोलने लगती है, ये कहते हुए कि किसने क्या किया और वो लोग कंपनी का सीईओ बनने के लायक क्यों नहीं है। जब वो यहाँ पर धीरे धीरे करके सबके बारे में बता रही होती है तो सब चुपचाप से अपने रास्ते से कटते जाते हैं, ये सोचते हुए कि और ज़्यादा बेइज्जती होने से बेहतर है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ज़मीन को ये कह के उसे फंसा रहे होते हैं कि ज़मीन का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा है। ज़मीन की फ़ोटो वो लोग लूची के साथ क्लिक किए हुए थे और सबको दिखा देते हैं। यांजी सोचता है कि शायद अब अपनी आइडेंटिटी बताने का वक्त आ चुका था। उसका वो अंकल जिसने कि ज़मीन को पिछले जन्म में मारा था, वो यहाँ पर सामने आकर के कहता है कि तुम यांजी को धोखा कैसे दे सकती हो। माना कि तुम्हारे और यांजी के बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, लेकिन तुम शादी के जस्ट कुछ दिनों बाद ही उसे धोखा कैसे दे सकती हो। और यांजी तुम एक्चुअल में तुम क्रिपल्ड हो, तुम अगली हो, तुम कंपनी के सीईओ बनने के लायक नहीं हो। कोई नहीं, तुम्हारे बदले हम यहाँ पर कंपनी संभाल लेंगे। तो यांजी यहाँ पर व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर तो खुश हो जाते हैं, बाकी सबका मुंह बन जाता है। फाइनली यहाँ पर यांजी को कंपनी का सीईओ चूज कर लिया जाता है और अब झुमिन एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी तो सब बहुत ही खुश थे। वो भी ट्विन बेबी को लेकर के वो प्रेग्नेंट थी। अगले कुछ दिनों तक तो वो लोग घर पर बहुत ही चैन से रहते हैं, लेकिन जो यांजी का अंकल था वो मन ही मन प्लान बना रहा था झुमिन और उसके बच्चे को सच में रास्ते से हटाने का, और ताकि यहाँ पर यांजी ऐसे वीक हो सके। अगर उसका बेबी नहीं होगा तो कंपनी के सीईओ के पोजीशन को एक्चुअल में वो लोग सेक कर पाएंगे। इसी बारे में बैठ करके पूरी फैमिली जमा होकर के प्लान कर रही थी और इस फैमिली में खुद जुमिन की फैमिली भी, यानी उसके भाई बहन भी इंक्लूडेड थे। तो अगले वो दिन प्लान करते हैं कि जब जुमिन यहाँ पर डिनर करने के लिए हमारे साथ आने वाली है तो हम एक एक करके उसके बेबी को हर्ट करने का प्लान करेंगे। ये बात यांजी को पता था, वो ज़मीन को वार्न करता है, बट फिर भी ज़मीन उनके साथ वहाँ पर जाती है क्योंकि उसे अपने असली किलर को पकड़ना था। ज़मीन यहाँ पर आती है, यांजी थोड़ी देर के लिए बहाना करके बाहर जाता है तो वो लोग बहाने से यहाँ पर ज़मीन को हर्ट करने का प्लान कर रहे होते हैं। ज़मीन सबको ऐसे बचते बचाते इग्नोर करके जा रही थी। फाइनली यहाँ पर यांजी अपने उस अंकल को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो कहता है मुझे पता है कि तुम जुमिन को रास्ते से हटाने का कोशिश करो, बट अफसोस कि ये मैं होने नहीं दूंगा। जुमिन को भी पता चल जाता है कि यांजी का वही असली अंकल पिछले जन्म में भी उसके मौत का जिम्मेदार था और उसके फैमिली मेम्बर में सबसे बड़ा विलन था। फाइनली यांजी उसे पनिशमेंट देता है। अब जुमिन ने अपनी फैमिली से जब सब कुछ ख़त्म कर लिया था तो वो लोगों को
कोई हक नहीं था जुमिन को हर्ट करने का। अब यांजी कंपनी का सीईओ बन गया था तो कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता था। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।